हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के रॉयल्टी के क्लास में। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि रॉयल्टी क्या है और उसमें प्रयोग होने वाले टेक्निकल वर्ड्स कौन कौन से। आज जो है मैं उन्हीं सारी चीज़ों पे चर्चा करने वाला हूं कि उन टेक्निकल शब्द के मतलब क्या क्या होते हैं और कैसे उनको कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि आप जब रॉयल्टी का क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि उन शब्दों का अर्थ क्या है, उनको कैसे जो है आप लोगों को कैलकुलेट करना है। ये सारी चीजों का नॉलेज आपको होना चाहिए विधिवत। तो आज का क्लास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज आप लोग रॉयल्टी में प्रयोग होने वाले विभिन्न शब्दों के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ आप जानेंगे कि उनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, यानी कैसे उनकी गणना की जाती है। क्योंकि देखिए अक्सर जो है नए शब्द जब आते हैं तो हम लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। रॉयल्टी जब आप पढ़ेंगे तो उसके जो भी शब्द हैं अगर उनकी जानकारी आपको नहीं है तो वे शब्द जब आएंगे तो आपको फुल्ली कंफ्यूज करेंगे। तो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, उन सारे शब्दों का अर्थ पहले से समझ के रखना है। ताकि देखिए रॉयल्टी का क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता है, लेकिन अक्सर लोग जो है कैलकुलेशन में परेशान हो जाते हैं। और परेशान वही लोग होते हैं जिनको सारे शब्दों का अर्थ नहीं पता होता है, कैलकुलेशन करने नहीं आता है। नहीं तो एक बार प्रश्न को बढ़िया से पढ़ा जाए तो उससे एनालिटिकल टेबल आसानी से बन जाता है। और जब एक बार एनालिटिकल टेबल आप तैयार कर लेते हो तो जर्नल एंट्री और लेजर तो बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, 11th से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपको जर्नल लेजर नहीं आता है तो उसके लिए जो है बेसिक का क्लास देख लीजिए। मेरे चैनल पे बेसिक का क्लास भी है, वहां से मैं आपको जर्नल और लेजर बता दूंगा। अगर आप साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी हो या फिर किसी दूसरे या फिर 11th में आप लोगों ने जर्नल लेजर नहीं पढ़ा, 12th में भी नहीं पढ़ा बढ़िया से, तो आपको जो है वहां से ये सारी चीज़ें मिल जाने वाली है। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है रॉयल्टी और रॉयल्टी से जुड़े हुए शब्द। आइए क्लास को शुरू करते हैं। बिल्कुल इत्मीनान से बने रहिए क्लास में ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने बीचों बीच लिखा रॉयल्टी। देखिए बाबू, जब रॉयल्टी को आप पढ़ने जाएंगे तो इस रॉयल्टी में कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला जो चीज है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। रॉयल्टी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अधिकार शुल्क। हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? अधिकार शुल्क। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें सबसे पहले जो हम आपको बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं एक्चुअल रॉयल्टी के बारे में। एक्चुअल रॉयल्टी, वास्तविक अधिकार शुल्क। देखिए मैंने बताया था कल आप लोगों को कि रॉयल्टी पर जब कोई व्यक्ति यानी अधिकार शुल्क पर जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति लेता है यूज करने के लिए या फिर कोई प्राकृतिक संसाधन लेता है तो एक रेट तय होता है, किलो के हिसाब से, टन के हिसाब से, लीटर के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से या इनकम के हिसाब से। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि रॉयल्टी जो तय होता है वो या तो प्रोडक्शन वॉल्यूम के हिसाब से तय होता है या फिर इनकम लेवल के हिसाब से तय होता है। तो दोनों ही कंडीशंस में जब तय हो जाएगा तो तय होने के बाद हम लोग एक्चुअल रॉयल्टी की गणना जो करते हैं बाबू वो होता है प्रोडक्शन इनटू रेट। ध्यान दीजिएगा कि जितना प्रोडक्शन हमारा होगा उस प्रोडक्शन के हिसाब से जो रेट तय है उससे गुणा करने पर एक्चुअल रॉयल्टी प्राप्त होती है, वास्तविक अधिकार शुल्क कितना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने एक कोयले की खान पट्टा पर लिया और 1 रुपया पर किलो रॉयल्टी तय कर दी है। कितना तय कर दिए?
₹1 पर केजी। अब हुआ क्या कि हमारा प्रोडक्शन इस साल में हुआ 5000 किलो। कितना हुआ? 5000 किलो केजी। ₹1 पर केजी के हिसाब से रॉयल्टी तय है। तब 5000 केजी में ₹1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बनेगी? 5000 रुपए। कितनी बनेगी? 5000। तो वो क्या कहलाएगी? एक्चुअल रॉयल्टी। क्या कहलाएगी? एक्चुअल रॉयल्टी, वास्तविक अधिकार शुल्क। जितना प्रोडक्शन होगा उसमें जितना रेट तय है उससे क्या करना है? गुणा कर देना है। अगर इनकम पर तय है तो जितना रिवेन्यू होगा उसका उतना परसेंट निकाल देंगे। रॉयल्टी आमतौर पे या तो प्रोडक्शन पे तय होती है या फिर इनकम पे। तब प्रोडक्शन पे यदि तय होती है तो जितना प्रोडक्शन होगा उसमें रेट से गुणा कर देंगे। अगर इनकम पे तय है तो जो इनकम की राशि आएगी उसका उतना परसेंट निकाल देंगे। अब आप बताइए, कहीं किसी को दिक्कत इस बात को समझने में? प्रश्न में ये दोनों चीजें दी रहेंगी, ये भी दिमाग में रखिएगा कि जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा बाबू, तो उसमें आपको प्रोडक्शन भी दिया रहेगा और रेट भी दिया रहेगा। आपको सिर्फ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो है इसका जो दूसरा शब्द है बाबू, उस पे मैं डिस्कस करूंगा। और दूसरा शब्द जो है वो है मिनिमम रेंट। ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है बढ़िया से? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा शब्द जो है बाबू वो है मिनिमम रेंट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं, इसको तो हम लोग कहेंगे वास्तविक अधिकार शुल्क। हिंदी में वास्तविक अधिकार शुल्क। यहां प्रोडक्शन और रेट तो आपको पता है, प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन और रेट का मतलब दर। अब यहां मिनिमम रेंट की बात आती है, जिसको हम लोग कहते हैं बाबू न्यूनतम किराया। मिनिमम रेंट को डेड रेंट भी कहा जाता है, ये दिमाग में रखिएगा। मिनिमम रेंट का दूसरा नाम क्या है? डेड रेंट। क्या नाम है दूसरा? डेड रेंट। यानी कि न्यूनतम किराया कहिए या फिर बाबू इसको कहिए न्यूनतम किराया कहिए या फिर इसको कहिए मृत किराया। हाँ, ये दोनों ही नाम जो है इसके होते हैं। ये क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए कि न्यूनतम किराया, मिनिमम रेंट, जो मालिक होता है, ध्यान दीजिएगा, दो लोग होते हैं रॉयल्टी में, एक संपत्ति का मालिक और दूसरा संपत्ति को यूज करने वाला। कल भी हमने बताया था, जो मालिक होता है उसको लैंडलॉर्ड कहते हैं और जो यूज करता है उसको लेसी या यूजर कहते हैं। लेसी जो होता है या यूजर जो होता है, पट्टेदार, वह रॉयल्टी का पैसा किसको देता है? मालिक को। अब यहां देखिए न्यूनतम किराया क्या है। मालिक जब अपनी संपत्ति प्रयोग करने के लिए देता है तो उस समय वह एक राशि तय करता है। वो कहता है कि देखिए, आप जितना प्रोडक्शन करिएगा हमको ₹1 पर किलो, पर टन, चाहे पर लीटर आप रॉयल्टी दीजिएगा। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी वर्ष रॉयल्टी का जो पैसा है वो ₹10,000 से कम नहीं होना चाहिए। यानी यदि 10,000 से कम का प्रोडक्शन आप करेंगे तो हमको कम पैसा नहीं चाहिए, ₹10,000 कम से कम हमको चाहिए। यानी वो फिक्स कर दिया कि इससे कम पैसा वो रॉयल्टी के रूप में नहीं लेने वाला है। ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। न्यूनतम किराया भूस्वामी के द्वारा, लैंडलॉर्ड के द्वारा तय की गई वह राशि होती है जिस राशि से कम राशि अधिकार शुल्क के रूप में भूस्वामी यानी लैंडलॉर्ड नहीं लेना चाहता है, यानी नहीं लेता है। अगर उससे कम अधिकार शुल्क बनेगा तो वो कहता है कि कम हमको नहीं चाहिए, हमको हमारा मिनिमम रेंट जितना है या तो उतना दीजिए और नहीं तो उससे
ज्यादा प्रोडक्शन के हिसाब से बनेगा तो हम ज्यादा लेंगे, लेकिन इससे कम हम नहीं लेंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये जब डील होती है, जब एग्रीमेंट होता है, उसी समय ये बात मार्क कर दिया जाता है कि इस डील का या फिर जो एग्रीमेंट हो रहा है इसमें मिनिमम रेंट कितना है। आपको प्रश्न जब मिलेगा बनाने को तो उसमें भी आपको मिनिमम रेंट स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिलेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना है? मिनिमम रेंट क्लियर हो रहा है सबका? अब मिनिमम रेंट के बाद हम आपको बताने वाले हैं बाबू शॉर्ट वर्किंग के बारे में। शॉर्ट वर्किंग, इसको हिंदी में कहते हैं लघु कार्य। क्या कहते हैं? लघु कार्य। शॉर्ट वर्किंग को हम लोग हिंदी में कहते हैं लघु कार्य। अब ये क्या है समझिए। तो देखिए, वास्तविक अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से जितना कम होती है, ध्यान से समझिएगा, वास्तविक अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से जितना कम होती है उसको लघु कार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु कार्य, शॉर्ट वर्किंग कहा जाता है। अब थोड़ा सा ऐसे समझिए कि हमको एक पट्टा मिला, उस पे रेट तय हुआ, ₹1 पर किलो, ₹1 पर केजी। ठीक है, इसका मिनिमम रेंट तय हो गया 10,000 रुपया। कितना मिनिमम रेंट तय हुआ? 10,000। रेट तय हुआ ₹1 पर केजी, और मिनिमम रेंट फिक्स हो गया 10,000 पर ईयर। यानी कि साल में 10,000 रुपया से कम पैसा रॉयल्टी के रूप में मालिक नहीं लेगा। ये तो क्लियर हो गया। अब हमारा प्रोडक्शन जो है बाबू, हमारा प्रोडक्शन हो गया मान लीजिए कि 7500 केजी। कितना हुआ? 7,500 केजी। ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें यहां क्लियर हो जाने वाली है। अब हमारा प्रोडक्शन कितना हो गया? 7500 केजी। तो इस साल अगर हम एक्चुअल रॉयल्टी निकालेंगे तो एक्चुअल रॉयल्टी हमारे हिसाब से 7500 गुणे 1, 7500 रुपया होनी चाहिए। कितना होना चाहिए बाबू? 7500 रुपया होना चाहिए। जब ₹1 रेट तय है, हमारा प्रोडक्शन है 7500 केजी, तब 7500 केजी में ₹1 से गुणा करेंगे तो हमारी रॉयल्टी कितनी बनेगी? 7500 रुपया। लेकिन मिनिमम रेंट कितना तय है? हमारे हिसाब से रॉयल्टी हो रही है 7500 देने के लिए, लेकिन वो पहले ही से तय कितना कर लिया है? 10,000। वो कहा है कि 10,000 से कम रॉयल्टी हम नहीं लेंगे। तो भले ही हमारा रॉयल्टी बन रहा है 7500, लेकिन उसको देना कितना है? 10,000। तो ध्यान दीजिएगा, जितना डिफरेंस है, यानी कि 10,000 हमको देना पड़ा, ये क्या था हमारा? मिनिमम रेंट, माइनस अगर हम एक्चुअल रॉयल्टी करते हैं तो एक्चुअल रॉयल्टी हमारी कितनी बनी थी? 7500। अब ध्यान दीजिएगा कि 10,000 में से 7500 घटेगा तो शॉर्ट वर्किंग कितना हो जाएगा? 2500। कितना हो जाएगा? 2500। आई होप कि समझ में आप लोग को आ रहा होगा कि जब वास्तविक अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम होती है, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से जितना कम होती है उसको शॉर्ट वर्किंग कहा जाता है। यानी कि यदि आपसे कोई पूछे कि शॉर्ट वर्किंग बराबर क्या होगा, तो शॉर्ट वर्किंग बराबर क्या हो जाएगा बाबू? मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी।
अगर आपसे कोई कहे कि भाई हमको बताइए कि शॉर्ट वर्किंग बराबर क्या होगा, तो आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया से अब समझा पाएंगे कि मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी। और आई होप कि इससे आप लोगों को शॉर्ट वर्किंग भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत नहीं है? बढ़िया से समझ में आ रहा है? और आना भी चाहिए बाबू, क्योंकि बढ़िया से नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन बनाते वक्त दिक्कत होगा। अब देखिए, अब यहां शॉर्ट वर्किंग तो आप समझ गए। अब हम आपको इसमें समझाएंगे पहले सरप्लस। सरप्लस को हिंदी में कहते हैं बाबू आधिक्य। क्या कहते हैं? आधिक्य। अब सरप्लस क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो देखिए, वास्तविक अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से जितना अधिक होती है उसको आधिक्य कहा जाता है। यहां ध्यान दीजिएगा, वास्तविक अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से जितना कम होगी तो वो शॉर्ट वर्किंग कहलाएगी। और वास्तविक अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से जितना अधिक होगी वो सरप्लस कहलाएगा। अभी आपको क्लियर करके देते हैं। मान लीजिए कि हमारा रेट तय हुआ, इसमें भी 1 रुपया पर केजी। हमारा प्रोडक्शन बना बाबू 1200 केजी, 12,000 केजी। मिनिमम रेंट है 10,000। अब ध्यान दीजिएगा कि हमारा रेट है 1 रुपया पर केजी, हमारा प्रोडक्शन है 12,000 केजी, मिनिमम रेंट है 10,000। तो अब हम जब एक्चुअल रॉयल्टी निकालेंगे बाबू, तो 12,000 गुणे 1, यानी कि रॉयल्टी कितनी बनेगी? 12,000 रुपए की। तो ये बताइए कि ये मिनिमम रेंट से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है ना। तो जितना ज्यादा है उसी को सरप्लस कहते हैं। यानी कि यहां हमारा सरप्लस कितने का हो रहा है बाबू? 12,000 माइनस 10,000, यानी कि सरप्लस कितना हुआ? 2,000। अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब इससे बढ़िया क्या बताया जाए, सब कुछ सामने एकदम करके दिखा रहे हैं। इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बादाम खाओ। उससे भी अगर नहीं समझ में आ रहा है बाबू, तब तो किसी डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है? अब यहां देखिए, अब अगर आपसे कोई पूछे कि सरप्लस जो बराबर है तो क्या होता है, अभी मैंने शॉर्ट वर्किंग बराबर बताया था आपको। सरप्लस बराबर ठीक उल्टा, यानी कि एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी शॉर्ट वर्किंग में बताया मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी, और दूसरा सरप्लस निकलेगा कैसे? एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। बताइए बाबू, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? यहां पे आपको एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस, ये 4 चीजें मैंने समझाया। आप बताइए कि ये चारों चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? पिछला वीडियो आप लोग देखे हैं? हा? क्लास में थे तो उसको नोट वोट नहीं किए हैं? लो, नोट्स नहीं तैयार किए हैं? क्लास में थे तो आप लोग को देखना चाहिए वीडियो ना। वीडियो तो देखता है सब, लाइक कोई करबे नहीं करता है, सब पता नहीं चलता है कि तुम लोग देखता भी है ना, लाइक करता है ना कमेंट करता है। लगता है जैसे कि मेहनत हम अपने लिए कर रहे हैं। वीडियो को देखा करो, लाइक किया करो, सब थोड़ा सा कमेंट किया करो, शेयर करो, ताकि और भी लोगों का भला हो सके। खाली खुदे पढ़ता है सब, खुदे रख लेता है सब। है? वीडियो को लाइक करो, सब कमेंट करो, उस पर शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाओ जो लोग ग्रेजुएशन में हैं, कि घर बैठे आसानी से पढ़ पाए। बड़ा सेल्फिश है तुम सब। ये समझ में आ गया? अब देखिए, अब इसमें प्रश्न में जो मेन ट्विस्ट होता है बाबू क्वेश्चन में, वो सारा होता है इसका। ये इसका किंग है शॉर्ट वर्किंग, इसी में सारा काम होता है, सब उसी में फंसा के रखता है। वहीं पे दिक्कत होने वाला है।
ये तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। एक्चुअल रॉयल्टी क्या है, मिनिमम रेंट क्या है, शॉर्ट वर्किंग क्या है, सरप्लस क्या है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ में आ गया। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ अलग चीजें, इसी को क्लियर कर देते हैं। और हम आपको तो आपको बता रहे थे हम बाबू कि शॉर्ट वर्किंग जो होता है वो तीन तरह का होता है। तीन तरह के तीन प्रकार हैं। पहला हो गया रिकूपेबल यानी कि शोधनीय। क्या हो गया? रिकूपेबल यानी कि शोधनीय। दूसरा हो गया अनरिकूपेबल यानी अशोधनीय। और तीसरा हो गया अनरिक्यूप्ड यानी अशोधित। ध्यान दीजिएगा कि जब शॉर्ट वर्किंग होता है तो भाई जो नुकसान हमारा हो रहा है, अगर लैंडलॉर्ड कहता है कि आने वाले 2 वर्ष या 3 वर्ष में यदि आपको सरप्लस होता है तो आप अपना शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड कर लीजिएगा, यानी शॉर्ट वर्किंग का पैसा मैनेज कर लीजिएगा। तो यदि लैंडलॉर्ड यानी कि मालिक, भूस्वामी हमें ये छूट देता है कि शॉर्ट वर्किंग का पैसा उसके बाद के वर्षों में मैनेज हो सकता है, तो ऐसे शॉर्ट वर्किंग को हम लोग कहते हैं रिकूपेबल शॉर्ट वर्किंग। यानी कि जो शॉर्ट वर्किंग हुई है वो आने वाले समय में मेंटेन हो जाएगी। मेंटेन करने की छूट जो है वो लैंडलॉर्ड द्वारा दिया गया है। अगर लैंडलॉर्ड इसकी छूट नहीं देता है, वो कहता है कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इस कंडीशन में इसको हम लोग बाबू कहते हैं ऑन रिकूपेबल, यानी कि उसका जो है रिक्यूप संभव नहीं है, यानी कि वो पैसा हमको मैनेज नहीं होना है क्योंकि लैंडलॉर्ड ने इसकी छूट नहीं दी है। अब ध्यान दीजिए कि उसने हमको छूट दिया कि ठीक है भाई, आप जो शॉर्ट वर्किंग आपका हो रहा है उसको अगले 2 साल में या 3 साल में या 4 साल में आप मेंटेन कर लीजिए। लेकिन संजोग बस उन आने वाले 2-3 वर्षों में हमारा शॉर्ट वर्किंग का पैसा मेंटेन नहीं हो पाया, यानी कि उन वर्षों में भी शॉर्ट वर्किंग हो गया, या फिर मेंटेन पूरा नहीं हो पाया। दो कंडीशन हो सकता है, या तो हमारा पैसा मेंटेन नहीं हो पूरा का पूरा, या फिर मेंटेन हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ। जैसे हमारा शॉर्ट वर्किंग था 3,000 का, और जबकि मेंटेन हो पाया मात्र 1,500 रुपया, मात्र 2,000 रुपया, 2,500 रुपया, 1,000 रुपया, तो हमारा पूरा तो हुआ नहीं। तो यहां ध्यान दीजिएगा बाबू कि लैंडलॉर्ड के द्वारा दिए गए समय काल में शॉर्ट वर्किंग का जो पैसा रिक्यूप्ड नहीं हो पाता है उसको हम लोग ऑन रिक्यूप्ड